नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसी के आधार पर जो एमसीक्यूज बनते हैं, यानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित। तो इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ सेशंस को किया है एनसीईआरटी का, और उसी के आगे का सेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से रिलेटेड हम लोग 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस को कवर किया है, और 10 क्वेश्चंस और बचे हैं इस चैप्टर से, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जो भी होगा उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को। आज के सेशन को शुरू करने से पहले, यदि आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड पीजीटी का टेस्ट सीरीज ऑनलाइन चलाया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज 12 टेस्ट का था, जिसमें से 6 टेस्ट हो चुके हैं और बचे हैं अभी तक 6 टेस्ट। तो अगर आप इन 6 टेस्ट में एनरोल होना चाहते हैं तो आप 211 रुपये यानी 211 रुपीज़ आप इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे करके, और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करें। आज भी टेस्ट होना है, आज शाम के 7 बजे टेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, अन्यथा ये सूचना आपके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है कि पृथ्वी की संरचना के संबंध में मेंटल के विषय में निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर, जो हम लोग 3 इंटीरियर स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं पृथ्वी की, तो उसमें बात किया जा रहा है मेंटल की। तो मेंटल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है यानी गलत है, उसका पहचान करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने है। जो मेंटल है वो धरातल के नीचे 290 किलोमीटर की गहराई तक है, ये बोला जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि इसका ऊपरी भाग स्थेनोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। थर्ड है, धरातलीय लावा का मुख्य स्रोत है। और फोर्थ है, इसका घनत्व भूपर पट्टी से अधिक होता है। तो क्या इसमें असत्य है, उसको हम लोगों को देखना है। तो जब हम मेंटल की बात करते हैं तो ये मेंटल 290 किलोमीटर की गहराई तक नहीं है, बल्कि ये जो मोह असंबद्धता है, ठीक है, वहाँ से ये लेके शुरू होता है और ये 2900 किलोमीटर तक जाता है। तो ये गलत है। धरातल से नीचे ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, न कि 290 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इसका ऊपरी भाग स्थेनोस्फेयर कहलाता है। तो बिल्कुल कहलाता है। जो क्रस्ट है और जो मेंटल है, इसके बीच में जो भाग होता है वो क्या होता है, स्थेनोस्फेयर। तो मेंटल के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, स्थेनोस्फेयर। जिसे आपने पढ़ा होगा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसमें आप जरूर देखे होंगे कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं इस प्रकार, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीनों भाग में देखते हैं। तो जो हमारा क्रस्ट है और जो मेंटल है, इसके बीच में एक स्थेनोस्फेयर है, ठीक है। स्थेनोस्फेयर का क्षेत्र है, और यहाँ जो कहा जा रहा है कि इसका ऊपरी भाग स्थेनोस्फेयर कहलाता है, यानी मेंटल के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, स्थेनोस्फेयर। अब पूछ रहा है कि धरातलीय लावा का मुख्य स्रोत भी है मेंटल। तो यहीं पे जितने भी धरातलीय चट्टानें हैं, जो तापमान की वजह से पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद इसमें असंतुलन उत्पन्न होता है, और उसको संतुलित करने के लिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और वो धरातल पर लावा के रूप में विकसित होता है। तो धरातल पर लावा का मुख्य स्रोत भी मेंटल से संबंधित है। इसका डेंसिटी है वो भूपर पट्टी से अधिक होता है। तो बिल्कुल है, जो क्रस्ट का डेंसिटी होता है और जो मेंटल का डेंसिटी होता है, इसमें काफ़ी भिन्नता होती है। क्रस्ट का डेंसिटी जो होता है वो लगभग 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, और जो हमारा मेंटल का है
मेंटल का घनत्व की बात करें तो 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। यानी ये असत्य है, 229 किलोमीटर नहीं बल्कि 2900 किलोमीटर, सॉरी 290 किलोमीटर नहीं 2900 किलोमीटर का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई द्वीप के क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिकांश ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं? अब जो हवाई द्वीप में जो ज्वालामुखी पाया जाता है वो किस प्रकार का है? क्या वो सील्ड ज्वालामुखी है, क्या वो सिंडर शंकु है, क्या वो कॉल्डेरा है, या फिर मिश्रित प्रकार का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सील्ड ज्वालामुखी। अब सील्ड ज्वालामुखी होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सील्ड ज्वालामुखी होता है ये क्या होता है, बेसाल्ट से निर्मित होता है। किस तरह का? ये बेसाल्ट से निर्मित होता है जो सील्ड ज्वालामुखी होता है। ठीक है, बेसाल्ट निर्मित होता है और इसमें जो लावा होता है वो लावा के ठंडे होने के बाद निर्मित होता है। ठीक है, और जब ज्वालामुखी उद्गार जिस समय होता है उसमें जो लावा होता है ये काफ़ी पतला होता है, तरल होता है। ठीक है, तरल का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी कम गाढ़ा होता है लावा, और जब कम गाढ़ा होता है तो जो सील्ड ज्वालामुखी होता है इसका जो ढाल है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी तीव्र ढाल नहीं होता है जो सील्ड ज्वालामुखी होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय जो इसमें लावा होता है वो काफ़ी कम गाढ़ा होता है, काफ़ी कम तरल होता है, इसलिए ये सील्ड ज्वालामुखी का जो ढाल है वो कम होता है। ओके, तो हवाई द्वीप में जो भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो सारे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, किस प्रकार के? सील्ड ज्वालामुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी पर ज्वालामुखी का बृहत मुंह कॉल्डेरा कहलाता है। सेकंड है दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। थर्ड है मिश्रित ज्वालामुखी से अपेक्षाकृत कम बेसाल्ट का प्रवाह होता है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य है। जब हम पृथ्वी पर ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उस समय जिस मुख से ये निकलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर। ठीक है, यानी ज्वालामुखी से जो लावा निकल रहा है वो क्या कहलाता है, क्रेटर। लेकिन जब क्रेटर का मुंह चौड़ा हो जाता है यानी इसका रूप बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग कॉल्डेरा कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। बी है दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। जो हमारा भारतीय क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है जिसमें डेक्कन ट्रैप का जो क्षेत्र पाया जाता है ये पूरा क्षेत्र बेसाल्टी लावा से निर्मित है, यानी बेसाल्ट के निर्माण से ही दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। और थर्ड है मिश्रित ज्वालामुखी से अपेक्षाकृत कम बेसाल्ट का प्रवाह होता है, यानी जो मिक्स्ड वॉल्केनो होते हैं, जो मिश्रित प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इसमें क्या होता है, बेसाल्ट का प्रवाह क्या होता है, कम होता है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना डाइक का निर्माण करती है? अब डाइक का निर्माण पूछा गया है, और जब हम डाइक के निर्माण की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ज्वालामुखी से संबंधित कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें सील है, डाइक है, बैथोलिथ है, फैकोलिथ है। तो उसी में पूछा है कि जो डाइक है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जो डाइक है इसका निर्माण का पहला ऑप्शन है जब लावा दरारों में धरातल के समकोण पर जम जाते हैं तब, लावा भूपृष्ठ पर डेल्टा के आकार में जम जाए तब, लावा दरारों में विखंडित श्रृंखला के रूप में जम जाए तब, या लावा भूगर्भ में चट्टानों के रूप में जम जाए तब। तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन ए
यानी जो लावा है दरारों में धरातल के समकोण पर जम जाए तो वो क्या कहलाता है? डाइक कहलाता है। अभी हम देखते हैं कैसे डाइक का फॉर्मेशन होता है। सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब ये अर्थ सरफेस को हम अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, सॉरी ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब इसमें क्या होता है कि इसका अलग अलग क्रस्ट मेंटल के रूप में ये है। अब हम इसको क्रस्ट मान लेते हैं पूरे लेयर को, ठीक है। इस पूरे लेयर को क्या मानते हैं? क्रस्ट। अब जब ज्वालामुखी मेंटल से आता है तो क्या होता है कि क्रस्ट में ये बाहर निकलना चाहता है क्रस्ट से, और क्रस्ट से बाहर निकलना चाहता है तो दरार बनाकर ये धरातल पर आने की कोशिश करता है। और जब धरातल पर आने की कोशिश करता है तो ये जब धरातल से ऊपर नहीं आ पाता है तो क्या होता है कि ये दरार में ही जम जाता है, और दरार में जम जाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है यही स्ट्रक्चर कहलाता है सील। अब इसके आसपास ज्वालामुखी का क्षेत्र भी हो सकता है जहाँ से जो लावा है वो धरती पर ऊपर विस्फोट के रूप में सामने आता है, और इसी में कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो समकोण पर, धरातल के समकोण पर ये जम जाता है। तो यही जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? डाइक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का मुख्य कारण पूछा है। तो क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, गैसों का संघनन प्रभाव, निर्वात की अनुपस्थिति या नाइट्रोजन की अधिकता। किस कारण से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जो पृथ्वी के चारों ओर एक पतली लेयर फैली है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर जो एक लेयर फैला है यही लेयर क्या कहलाता है? हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब यही एटमॉस्फेयर क्या है कि जो पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है ये वायुमंडल को अपनी तरफ खींचे रहता है, ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या करता है कि ये पृथ्वी से चारों तरफ एक लेयर बना के इसको कवर किया है, ठीक है। और यही जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कई हमारी वायुमंडलीय परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। और इसमें कई प्रकार की गैसें भी हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक मात्रा हमारा इसमें नाइट्रोजन का है 78%। तो ये हमारा वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर, ये गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो ग्रेविटी जो है उसी के कारण ये हमारे चारों ओर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में समस्त जीवधारी आपस में किस प्रकार संबंध होते हैं? भोजन द्वारा, प्राणवायु द्वारा, ऊर्जा द्वारा या ऊर्जा तथा पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा। तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार की जैव प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी जीवों की विविधता पाई जाती है। और जब कई जीव प्रजातियां या जीवों की विविधता किसी एक क्षेत्र में पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसमें हर एक जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो समस्त जीवधारी आपस में ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण पर निर्भर करते हैं, ठीक है, संबंध रखते हैं। जैसे ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण से क्या अर्थ है? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा मिलेगा कब? जब तक आप पदार्थ का स्थानांतरण नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा नहीं मिल सकता। पदार्थ का स्थानांतरण करने का कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कोई फूड यानी भोजन करते हैं तो भोजन कहीं ना कहीं पहले रॉ मटेरियल के रूप में रहता है, कच्चा रहता है, फिर हम उसको पकाते हैं तब जाकर खाते हैं। तो इसका क्या हुआ? पदार्थ का स्थानांतरण हुआ कि नहीं? स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होना, और ट्रांसफ़र किस लिए हो रहा है? तो एनर्जी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यही है एनर्जी, यानी ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा ही हमारे जीवमंडल में पारितंत्र आपस में एक दूसरे से संबंधित है।
अब पूछ रहा है पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सिलिका है, परपट्टी है, मेंटल है या फिर क्रूड है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी का जो आयतन है पूरा, उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो पृथ्वी का आयतन यानी हम क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों की बात करें तो तीनों में से सबसे ज़्यादा आयतन किसका है, क्रस्ट का है, मेंटल का है या फिर कोर का है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मेंटल का है। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो मेंटल है वो मेंटल का जो आयतन है वो सबसे अधिक है, ठीक है। अब मेंटल पूरे अर्थ का यानी पूरे पृथ्वी के आयतन की बात करें हम तो पूरे पृथ्वी के आयतन में लगभग 85% कह सकते हैं, 85 या 83 से 85% के आसपास जो क्षेत्र है वो है हमारा मेंटल का। और क्रोर का जो पार्ट है वो है हमारा 16% के आसपास। और जो भूपर पट्टी है ये लगभग 0.5% के आसपास है, ठीक है। तो हम इसको इस डायग्राम से दिखा सकते हैं। जो क्रस्ट है इसको हम कह सकते हैं कि 0.5%, जो हमारा क्रोर है यानी कोर वो कितना लगभग 16%, और जो हमारा मेंटल है वो है लगभग 83 से 85% के आसपास। तो सबसे ज़्यादा आयतन किसका है, हमारा मेंटल का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शैल चक्र का वास्तविक रूप, शैल चक्र का वास्तविक क्रम है क्या। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं शैल चक्र होता क्या है। तो शैल चक्र में हम लोग जैसे बात करें तो जो हमारा चट्टान है, पृथ्वी पर जो भी चट्टान बनता है उसका एक कहीं ना कहीं क्रम बना है, एक साइकिल बना है, और यही साइकिल कहलाता है शैल चक्र यानी चट्टान का बनने का प्रोसेस। तो शैल चक्र का जो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है मैग्मा, ठीक है। क्या होता है, मैग्मा। मैग्मा यानी पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले ज्वालामुखी के माध्यम से मैग्मा का उद्गार होता है। अब मैग्मा का उद्गार होने के बाद क्या होता है, ये जब धरातल पर आता है तो ये एक चट्टान का निर्माण करता है जिसको हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक। आग्नेय सेल में क्या होता है, समय बीतते जाने के बाद इसमें अपरदन अपक्षय की प्रक्रिया निरंतर सक्रिय रहती है, और उसके कारण फिर चट्टानों का क्या होता है, कटाव छटाव होता है, और फिर कहीं जाके उसका सेडिमेंट हो जाता है यानी जमाव हो जाता है। तो उससे जो चट्टान बनता है उसको अवसादी चट्टान कहेंगे। और अवसादी चट्टान क्या होता है, धीरे धीरे धरातल के नीचे दबते चला जाता है। तो दबाव और तापमान के कारण इसमें रूप परिवर्तित हो जाता है जिसे हम लोग कायांतरित शैल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक शैल है। सबसे पहले मैग्मा आएगा, फिर आग्नेय शैल बनता है, उसके बाद उसमें अवसादी शैल का निर्माण होता है और उसी में रूप परिवर्तन होकर इसका अलग शैल बनता है जिसे हम लोग कायांतरित शैल करते हैं। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे पहले शैल चक्र में मैग्मा आएगा, फिर आग्नेय शैल, फिर अवसादी शैल, उसके बाद कायांतरित शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू सतह पर भूकंप के केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो भू सतह पर भूकंप के उद्गम केंद्र को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। अब उद्गम केंद्र क्या है, तो भूकंप जहाँ से ऑरिजिनेट होता है धरातल के नीचे, जहाँ से सबसे पहले वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न स्थान को ही हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं यानी फोकस। और फोकस के ठीक ऊपर जहाँ धरातल पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, वो कहलाता है एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की गति सबसे धीमी होती है विसर्ग पर,
चाप झील पर, तटबंध पर या वितरिका पर। तो जो नदी है इसका जो सबसे कम गति होता है वो वितरिकाओं में होती है, वितरिका पर। वितरिका का मतलब क्या हो गया कि जब नदी किसी स्थान से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है, तो ये कई सारे स्टेज से होकर बहती है और जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उसके बाद जब ये किसी झील में या समुद्र में मिलने लगती है तो ये कई धाराओं में बँट जाती है। ठीक है, ये कई धाराओं में बँट जाती है यानी वितरिका के रूप में हो जाती है, जहाँ इसका गति सबसे धीमा हो जाती है। तो नदी की गति सबसे कम कहाँ होती है? तो वितरिकाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, लॉयस तथा छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में या फिर समुद्र में। तो जो लॉयस है और जो छत्रक शिला है, तो लोयस तो हम लोग जानते हैं कि बालू का निक्षेप है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, और छत्रक शिला क्या होता है कि यही रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, कहीं कहीं मशरूम रॉक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है और ये देखने को मिलता है हमको कहाँ? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ? रेगिस्तानों में देखने को मिलती है हमें। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही था आज का हमारा सेशन। अब एनसीईआरटी का अगला जो चैप्टर है वो है ग्रह, पृथ्वी की गतियाँ और मानचित्र। इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू भी कवर करेंगे चैप्टर वाइज। तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि यदि आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। आज शाम में 7 बजे टेस्ट है। अभी से आपके पास 6 टेस्ट हो जाएगा, तो 6 टेस्ट इनफ होता है। और मैं तो कहूँगा कि ज़रूर एक बार इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं और इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो पाएगा, इसका लिंक आपको उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए आज का टेस्ट सीरीज़। और यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।